नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं, चुनाव परिणाम के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा देते हैं। इससे क्या राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में 41 सीट थे यानी 41 सीट्स थे और उसकी तहस नहस हो गई है। बीजेपी जो दो आंकड़ों से एक आंकड़े पे आ गई, 9 सीट पे बीजेपी सिमट गई है। और इसका क्रेडिट किसको जाएगा, किसको जाना चाहिए, क्या है, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में अनिल सती जी। हम इसे जानेंगे कि चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का उथल पुथल होने वाला था, लेकिन किस तरह आगे अभी होगा, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे सर? चुनाव परिणाम फडणवीस ने जो बोला है कि मैं रिजिग्नेशन देता हूं जी, तो मुझे स्टंट लगता है। स्टंट ऐसा है कि लोग इस्तीफा मांगे इसके पहले मैं ही बोल देता हूं कि मैं राजीनामा देता हूं, तो मेरी पोजीशन क्लियर होगी। और अब अगर हाईकमांड वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम रहो, उप मुख्यमंत्री रहो, क्योंकि उन्होंने बोला है संगठनात्मक में मुझे पद दो, तो अध्यक्ष पद का है, बावनकुळे को हटा के मुझे अध्यक्ष करो। 14 के पहले थे वो, तो कैसे है कि बावनकुळे को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अध्यक्ष जो होता है उसके पास गृह खाते नहीं होती है, पुलिस नहीं होती है, सत्ता नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ पार्टी होती है। पार्टी होती है, उसका तो तमाशा देख चुके हैं हम लोग। तो इनको संगठन का अध्यक्ष करके उनके दांत और नख और पंजे सब छीन लेने जैसा हो जाएगा। आज उप मुख्यमंत्री है तो दबाव है, सरकारी यंत्रणा हाथ में है, सीएम के साथ हमेशा दिखते हैं। हाँ नहीं, और सबके ऊपर दबाव है ना, गृह खाता है उनके पास, तो उन्होंने ये नाटक किया है। मेरा ख्याल है कि फडणवीस भी नाटक करने में कम नहीं है, मेरे मित्र हैं, मगर फिर भी ये स्टंट है उनका सीधा कि मैं तुम, क्योंकि संजय ने तो मांगा ही है राजीनामा, दूसरे लोगों ने भी मांगा है कि इसकी जवाबदारी लो। बीजेपी में भी खड़से बिड़से बोलेंगे, अंदर अंदर तो चुप चालू हो गया होगा कि फडणवीस की जिम्मेदारी थी, उसकी वजह से हारे हैं, तो वो राजीनामा देके, राजीनामा उनका मंजूर नहीं होगा, लिख लो जी, और वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर में? जिम्मेदार है कौन? अमित शाह है। अमित शाह है सर। उन्होंने महाराष्ट्र में इतना इंटरफेयर किया। पहली बात तो यह है कि केंद्र ने ये संकट महाराष्ट्र के ऊपर डाला है। सर्वे में 1 साल से कहा जा रहा था। छोड़ो सर्वे वगैरह छोड़ो, कल देखा हमने सर्वे की क्या वाट लगती है। पहली बात ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांदा मुद्दे पर इतनी बेपरवाही की, निर्यात बंदी की नहीं की, टैक्स लगाया, ये किया, तो जो कांदा एरिया है, ओनियन एरिया, उसमें 6 खासदार गिर गए। फिर जहां पे महाराष्ट्र शासन का अपयश है कि फडणवीस ने जिस तरह से शुरू से हैंडल किया जरांगे को, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बाद में शिंदे को भी वो भारी पड़ गए। उसकी वजह से सर मराठवाड़ा में जितने लोग गिरे वो मराठा लोगों की वजह से गिरे, मराठवाड़ा में, और वो जरांगे की वजह से। नंबर 1 कांदा, नंबर 2 मराठा मतलब जरांगे। तीसरी बात ऐसी है कि तुमने उद्धव की पार्टी तोड़ी तब तक ठीक था, क्योंकि लोग भी उद्धव से थोड़े नाराज थे, और तुमने शरद पवार की भी पार्टी तोड़ी, दिल्ली वालों ने तोड़ी ना, अमित शाह ने तोड़ी, यानी उन्होंने थोड़ी तोड़ी, तो वो भी लोग नाराज हो गए कि भाई शरद पवार जैसे सीनियर नेता जिसके 1-2 साल बाकी है, उसको भी आप तोड़ते हैं इस उम्र में। तो सहानुभूति जो थी वो ठाकरे प्लस पवार हो गई, और लोग बहुत नाराज हो गए कि, और अजीत दादा को कोई मायना ही नहीं था, उसको लेने के लिए जरूरत भी नहीं थी। ये तो सोचे कि लोकसभा में मदद होगी, सर खुद एक आया, वो भी चिटके अपने ऊपर आया, अपने बल्ब के ऊपर, इनके ऊपर तो आया नहीं। खुद की वाइफ को नहीं बचा सका जो आदमी, वो महाराष्ट्र को क्या बचाएगा? तो उनका कैलकुलेशन गलत था। ये नाराज भी थे शिंदे, और ये वो तो चाहते थे कि इसकी बर्बादी हो जाए, की नहीं उन्होंने, मगर वो बर्बाद हो जाए ये चाहते भी थे। दूसरा राज ठाकरे ऊपर लगा, वो भी अमित शाह ने लाया, ये नहीं चाहते थे राज ठाकरे को। शिंदे साहब तो 1 साल से उसको टटर मटर कर रहे थे, तो उसको भी लाके रखा सर के ऊपर। फिर उसने भी दादागिरी की, और उसने मुसलमानों के खिलाफ बोला, तुम्हारे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोला। सर सब मिला के ऐसा हो गया कि सहानुभूति पवार और ठाकरे को बहुत मिली। और दूसरा है, और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया, पूरा सबने उठाया, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और ठाकरे,
इन्होंने उठाया। और सर उम्मीदवारों की तुलना की जाए तो शिंदे साहब के उम्मीदवार तो एकदम श्रीकांत जैसा छोड़ के एक तेजस्वी नेता, बाकी तो निकम्मे ही थे। उनको कौन टिकट देता है? यामिनी यादव। यामिनी यादव इसके हस्बंड है, बोला 9,000 करोड़ मैंने दिले। अरे तू 9,000 करोड़ दिले आणले कुठून? भ्रष्टता का प्रतीक यशवंतराव जाधव, उसकी बीबी को आपने टिकट दिया। वो तुम्हारा वो चुन के आया क्या? 2-5 वोट से चुन के आया। 48 वोट से। 48 वोट से रविंद्र वायकर हार ही गया था वो भी। हाँ, वो कई बार हारा, अभी चालू है उसका लफड़ा। तो रविंद्र वायकर को आप टिकट देते हैं जिसके ऊपर कौन सा आरोप नहीं है जी, उसको टिकट देते हैं। शिंदे साहब ने गलत उम्मीदवार दिए, इसके लिए उनके उम्मीदवार हार गए। फिर भी मैं बोलता हूं कि भाजपा 9 है तो ये 7 है, बहुत हो गया। 15 में 7 आए और वो 28 में से 9 आए। उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहा और अजीत दादा को तो बर्बादी होना ही था। तो कैसे है ना, और एक दूसरे को सहकार्य नहीं किया किसी ने, सब अपना अपना देखते रहे, किसी ने दूसरे की मदद नहीं की, उल्टा काढ़ ही डाला। और सब अंदर से एक दूसरे से अलग तरीके से महाआघाड़ी से मिले हुए थे। तो ये होना ही था, मगर फडणवीस का राजीनामा स्वीकृत नहीं होगा तो आगे वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सर अभी महाआघाड़ी सरकार की तैयारी करो। 165 असेंबली सीट्स में मेरे पास है कि महाआघाड़ी के उम्मीदवार आघाड़ी पर है लोकसभा में। हाँ, अभी 30 मिले हैं, 6 आते हैं, 4 महीने का 6 आते हैं नीचे, तो 7 का 180 हो गए। मगर कुछ जगह इनको भी ये मिला है। सो 165 जगह अगर इनकी है तो सरकार 145 में बनती है। ये तो हो गया। अभी ये सरकार टिकाने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि शिंदे के फूटेंगे, अजीत दादा के फूटेंगे, उनको संभालना, सरकार को 145 पे रखना बड़ी बात है। अभी मिड टर्म पोल महाराष्ट्र में हो सकते हैं सर। पहले राष्ट्रपति राजवट नहीं, अभी नहीं होगा, 4 महीना बचा है। 4 महीने कोई इतना रिस्क नहीं लेगा। 4 महीने में 4 महीने बहुत कुछ हो सकता है। अभी देखो कि ऊपर खासदार आ गया और नीचे सब जगह उसको मेजोरिटी है, समझो 165 जगह। तो वहां पे जो आमदार है अभी वो बोलेंगे हम इनके साथ रहेंगे तो डूबेंगे। हाँ, तो वो भागेंगे ना। अपनी तैयारी भाजपा के इतने भागेंगे नहीं जितने इनके भागेंगे। भाजपा के भी भाग सकते हैं, वो क्या स्वार्थी लोगों की महफिल है, कोई भाग बाहर से तो आए हैं सब। हाँ, तो सर महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कैसी अभी ये सरकार का स्थैर्य गया, विश्वास गया जी लोगों का कि ये सरकार अभी। और दूसरी बात अलग ये हो गई कि राष्ट्रवादी कौन सी खरी, तो राजमान्यता अजीत दादा को है मगर लोकमान्यता शरद पवार को है। कौन सी शिवसेना खरी, लोकमान्यता उद्धव को है, उसके ज्यादा आगे। तो ये सिद्ध हो गया कि इनको खाली सरकार जहां पे है, मोदी शाह की चलती है, वहीं पे इनका चलता है, वहीं पे उनको रिकॉग्निशन मिली। तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा अब? सर बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा सर। इनको क्या करना चाहिए इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, करेंगे। मगर फडणवीस नाम की मिथ भी, जैसे मोदी नाम की 1-2 लीजेंड मिथ थी, वो खत्म हो गई। मोदी युग समाप्त हो गया, वैसे ही फडणवीस युग महाराष्ट्र से पूरी तरह से समाप्त होने वाला ही था जातीय तौर पे। अभी ब्राह्मण को कोई स्कोप नहीं था, मगर अभी फडणवीस युग भी समाप्त हो। उनको चाहिए कि वो ये चुनाव तक रहे, नहीं रहे, या तो केंद्र में चले जाए, वही अच्छा रहेगा उनके लिए। अभी महाराष्ट्र में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये राजीनामा वगैरह जो है वो स्वीकार नहीं होगा। बोलेंगे चुनाव तक रहो, चुनाव जीतने की कोशिश करो, चुनाव जीते तो अच्छा है। और जीतने के बहुत सारे अलग तरीके इनको अपनाने पड़ेंगे। मराठा समाज खिलाफ, दलित समाज खिलाफ, मुसलमान समाज खिलाफ, आदिवासी कोई सीट नहीं मिली इनको। एक अपनी भाजपा को मिली है तुम्हारे पालघर जी, बाकी आदिवासी सीट कहाँ मिली? चंद्रपुर, सावरा को मिला है। हाँ, गढ़चिरौली, उधर सब जगह पानीपत खत्म। मतलब समाज का जो उच्च भ्रू वर्ग है, पुणे में ये जीता वो ठीक है, मगर बाकी सर ऐसा हो गया कि अकेले पड़ गए। इनके साथ ना आदिवासी, ना दलित, ना मुसलमान, मुश्किल है। उनके बिना कैसे चलेगा? 40-50% तक वो आते हैं और ओबीसी ने उस हिसाब से किया नहीं वोटिंग, क्योंकि भुजबल की वजह से वो भी अलग हो गए। आपने किसी का दिल संभाला नहीं, सबका दिल दुखाया। और केंद्र ने जो कार्रवाई की उसकी वजह से ठिकरा तो इनके ऊपर, फडणवीस के ऊपर, कि फडणवीस ही दिल्ली को चाबी देता है और एक के खिलाफ करवाता है। हुआ कि नहीं सर? हुआ कि नहीं? लोग कहाँ अमित शाह को गाली दिए, बोले फडणवीस ही ये करवाता है।
और दूसरी बात है कि प्रचार में सर आपको मानना पड़ेगा कि महाआघाड़ी का प्रचार प्रभावी रहा, टीवी पे भी रहा, पर्सनली सभाओं में भी रहा, रोज संजय ने जो तो और मराठी मीडिया पूरा साथ में। हाँ, और मीडिया पूरा इनके साथ दिया महाआघाड़ी का। सर आज तो एक पेपर का हेडिंग है महाआघाड़ी येणार म्हणून, मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगली सरकार महाआघाड़ी की है। ये देखो ना, वो सामने पेपर पड़े, एक पेपर है उसका, तो मतलब जैसे महाआघाड़ी पिछले 2-2.5 साल चला, कितना बर्बाद करके दिया महाराष्ट्र को, फिर से वही होने वाला है। सर अभी ऐसा है, आबाद बर्बाद की चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। जी। अगर बर्बाद किया होता तो उनको इतने वोट कैसे मिलते? अगर 2.5 साल का बर्बादी किया होता, मैं पार्टी नहीं बदल रहा हूँ, मगर 2.5 साल अगर बर्बाद किया ऐसा लोगों को लगता तो 30 सीट आती थी। 30 सीट कैसे आई? और इनकी 19 आई, जो अभी आबाद करने की बात कर रहे हो। तो आबाद बर्बाद हम नहीं तय करते हैं, लोग करते हैं सर। लोक शक्ति बहुत पावरफुल हुई, जनशक्ति बहुत पावरफुल हुई, और इससे सबक लेना चाहिए तीनों को, शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा को। और ये 2 बोझ है ना, तो कैसे ना जहाज डूबने लगता है ना, तो कुछ बोझ बाहर फेंक देते हैं। जैसे अजीत दादा और राज ठाकरे दोनों को बाहर फेंक देना चाहिए, तो शायद डगमगाता हुआ जहाज थोड़ा संभालेगा। मगर इसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे। अब मेरे पास जितना बोलना था उतना मैं बोल दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें मेरे पास लिखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी बदलने वाली थी, हम लगातार बोल रहे थे, और आने वाले दिन में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इसका, हमें जरूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल। अनिल गगन विधि थत्ते, वो भी देखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।